So hello friends, welcome in this video, and in this video we are going to discuss about data science. So first of all, let me introduce myself. My name is Vikas Singh and I am a Python and ML trainer at Brelica Services from last 3 years, and I have experience of 11 years in different technologies. So in this video we are going to cover some topics that are data science and about AI, artificial intelligence, machine learning, and life cycle of data science project and roadmap for the data scientist. If you want to become a data scientist, then what are the technologies you have to learn? So we will discuss overall the roadmap and why Python is more important for the data science. So in duration of the course हम लोग डेटा के बारे में भी समझेंगे, इन्फॉर्मेशंस के बारे में भी समझेंगे, टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन किस तरीके से होता है, या फिर बिग डेटा क्या है, डेटा वेयर हाउसेज, डेटा लेक या डेटा इंजीनियरिंग क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कोर्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम डेटा साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें डेटा के बारे में, इट्स ऑल अबाउट डेटा। हम डेटा को ही एनालाइज करने वाले हैं, तो इसलिए इसके बारे में भी समझना होगा बहुत डिटेल में। तो जब हम कोर्स में इनरोल होंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी देखते हैं डेटा साइंस क्या है। तो डेटा साइंस स्पेशली एक फील्ड है जिस फील्ड में आकर के हम डेटा के बारे में बहुत डेप्थ में एनालिसिस करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस। तो मेन पर्पस क्या है? डेटा को एनालाइज करना। अब डेटा को हम एनालाइज करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह के स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इन डेटा साइंस हमारे पास एक स्टैंडर्ड दिया जाता है जिसे हम क्रिस्प-डीएम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब यहाँ पे डेटा फिल्टर करने से है, डेटा को एक्सेस करने से है, डेटा को एनालाइज करने से। तो डेटा साइंस एक फील्ड है जिसमें हम कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन, मेथड्स, प्रोसीजर्स, एल्गोरिदम्स का यूज करके जो डेटा कलेक्शन करते हैं उस डेटा से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ इनसाइट्स, कुछ हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा नॉइजी हो सकता है। नॉइजी का मतलब होता है उसमें अलग अलग तरह के एनॉमलीज, अलग अलग तरह की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो हम उस डेटा को माइन करते हैं, यानी डेटा माइनिंग करते हैं, और वहाँ पे हम सबसे पहले डेटा को क्लीन करते हैं। उस जो नॉइजी डेटा है उसमें से जो मिस्टेक्स हैं, जो एनॉमलीज हैं, उनको दूर करते हैं। और उसके बाद हम डेटा में कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, डेटा को प्रिपेयर करते हैं फॉर द मॉडलिंग। तो मॉडल का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर बनाना जो हमारे एनालिसिस में हमारी हेल्प करने वाला है। क्योंकि एनालिसिस का मतलब क्या है? डेटा से कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करना जो डेटा देख करके पता नहीं चल रहा है। डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, तब हमें उसके हिडन पैटर्न्स या फिर इनसाइट्स जो हिडन है वो पता चलेंगे। तो हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है, उसको डिस्कवर करके, माइन करके जो उसमें मिस्टेक्स हैं उनको दूर करना है, फिर डेटा प्रिपेयर हो जाता है। डेटा प्रिपरेशन के बाद हमें उसकी मॉडलिंग करनी है, मतलब हमें एक मॉडल या सॉफ्टवेयर बनाना है जो मॉडल हमारे एनालिसिस के काम आएगा। उसे ऑपरेशन में हम डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। इसमें और भी प्रोसेस होते हैं। डेटा जब आप कलेक्ट करते हो तो उस डेटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो डेटा जिस कंपनी का, जिस बिजनेस का है, उस बिजनेस के बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। क्योंकि डेटा साइंस बेसिकली क्या है? एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर द हिडन फैक्ट्स एंड इनसाइट्स सो दैट वी कैन सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम। आपके सामने एक बिजनेस प्रॉब्लम रखी जाएगी कि भाई ऐसे ऐसी बिजनेस प्रॉब्लम आ रही है, और हमें हमारे डेटा से एनालिसिस करके कुछ ऐसे फैक्ट्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो एनालिसिस के कई और पर्पस हो सकते हैं। अच्छा, लेवल ऑफ दिस एनालिसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड कैटेगरी ऑफ डेटा। तो अलग अलग तरह की एनालिसिस होती है, डिपेंड करेगा कि आपका डेटा कैसा है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी कैटेगरी क्या है। इतना सारा डेटा हम लोग आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया में, और अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग साइट्स में। इतना सारा डेटा कंपनी रिस्टोर करती है, उसे प्रोसेस करती है, और उसी से आपके नीड और कंसर्न को समझती है, और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट के सजेशंस देती है, बहुत कुछ। तो बिजनेस में जो भी सजेशंस या सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, वो डेटा के प्रोसेस के बेसिस पे उसे एनालाइज करने के बाद ही किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा का जो एनालिसिस है वो कितने तरीके का होता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, मतलब सोचिए कि आपकी कंपनी में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, कुछ ऐसी इवेंट या इंसिडेंट हुआ है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। जैसे अचानक से सेल गिर जाना, ऐसी घटना घटी।
आपको पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहेंगे। आप डेटा को कलेक्ट करोगे और क्या हुआ है ये समझने की कोशिश करोगे। फिर एक आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। इसी जो आपने क्या हुआ है ये समझने के बाद एनालिसिस करने की कोशिश करोगे कि क्यों हुआ है। उसके लिए अगेन आपको उसी डेटा को एनालाइज करना होगा और डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल लेने होंगे डेटा के। डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल करके आप हिट एंड ट्रायल करोगे, चेक करोगे क्या एक्चुअल में इसी रीजन से ऐसा हुआ है। तो इस डेटा के एनालिसिस को हम बोलते हैं, जब हम क्या से क्यों फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस करते हैं। इसके बाद प्रिडिक्टिव एनालिसिस एक होता है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस हम करते हैं फ्यूचर में प्रिडिक्शंस करने के लिए, कि अगर आज की डेट में कोई फ्लो चल रहा है डेटा का या कोई सेल चल रही है आज की डेट में, तो जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आने वाले टाइम में ये किस तरीके का आउटपुट जनरेट करके देगा हम। तो हम फ्यूचर के प्रिडिक्शंस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। और इन सभी एनालिसिस का यूज़ करके हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम एक्चुअल में इन एनालिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाए। तो इस एनालिसिस के लिए हमें जो स्टेप फॉलो करने होते हैं ये कुछ इस तरीके के हैं। मैंने भी बताया कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग रखनी है, डेटा कलेक्ट करना है वहाँ से, फिर डेटा की अंडरस्टैंडिंग रखनी है, डेटा को समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा प्रॉपर, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको हटाना है। फिर आप डेटा को प्रिपेयर करके मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग में आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। इवैल्यूएशन के लिए आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग और टेस्ट दो अलग अलग तरह के मॉडल बनाते हैं, मतलब डेटा सेट बनाते हैं, और आप अपने ट्रेनिंग सेट से अपने सॉफ्टवेयर या मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर टेस्ट वाले सेट से अपने मॉडल को टेस्ट कर लेते हैं, और अगर वो सही रिजल्ट्स दे रहा है या एक्यूरेसी 90% के ऊपर जा रही है तब आप उसे डिप्लॉय करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इवैल्यूएशन में तो अगेन आप वापस वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आप और कुछ डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं उस बिज़नेस से, और कुछ नए कॉलम्स बनाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे फिर से डेटा को, फिर से प्रिपेयर करेंगे, फिर मॉडलिंग करेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपका जो मॉडल है वो एक प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं दे देता है ग्रेटर देन 90% के। तो हम उसको ये रिपीट करते रहते हैं। तो गाइज डेटा साइंस का हम लोग यूज़ इसीलिए कर रहे हैं। डेटा साइंस बेसिकली फील्ड इसी चीज़ की है कि हम यहाँ पे डेटा को एनालाइज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। बट डेटा का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डेटा होता है, तो वहाँ पे ये एक्चुअल में डेटा साइंस बन जाती है। जैसे सोचो कि सैटेलाइट से इतना सारा डेटा आता है, हर एक सेकंड में हज़ारों जीबी का डेटा हमारे सिस्टम पे रिसीव होते हैं, और उस सैटेलाइट से आए हुए डेटा को प्रोसेस करके हमें फाइंड आउट करना होता है कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है, या कल की डेट में मौसम कैसा रहेगा, परसों की डेट में मौसम कैसा रहेगा। तो सैटेलाइट ऊपर चेंजेस जो हो रहे हैं, क्लाउड्स में चेंजेस हो रहे हैं, जो वहाँ का क्या कहते हैं टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, जो हवा की स्पीड है, विंड स्पीड है वो चेंज हो रही है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हर एक सेकंड में वो स्टोर करता है, हज़ारों जीबी डेटा बना करके वो भेजता है। और विद इन अ सेकेंड, क्योंकि अगले सेकेंड में फिर से उतना ही डेटा आएगा, तो विद इन अ सेकेंड हमारा सिस्टम जो है वो उसे प्रोसेस करता है। तो इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करना, उससे मिस्टेक्स फाइंड आउट करना, ढूंढना, पैटर्न ढूंढना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम इसी के लिए बेसिकली डेटा साइंस में सिस्टम को यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के टूल यूज़ करते हैं। तो जब आप टूल यूज़ करते हैं, एक्सेल, पावर बीआई, टैब्लू जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तब आपकी एनालिसिस एक लिमिटेड लेवल पे होती है। वहाँ आप डेटा को विजुअलाइज करते हैं, चार्ट वगैरह बना के दे देते हैं, तो वो डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। बट जब डेटा और बड़े लेवल का होता है और आपको और बड़े लेवल पे एनालिसिस करना होता है, तब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तब आप पाइथन यूज़ करते हैं, तब आप मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स जो है वो डेटा साइंस एक्चुअल में बन जाती है। तो डेटा साइंस में जब आप एमएल पे जाते हैं, मशीन लर्निंग पे, तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है? मशीन लर्निंग में हम अपने जिस मॉडल की अभी हम बात कर रहे थे, उस मॉडल को लर्न करना सिखाते हैं। देखो, जैसे कि हमारे आपके पास एक इंटेलिजेंस होता है, हमारे आपके पास दिमाग होता है, तो हम चीज़ों को देख करके सीख लेते हैं। कोई घटना हमारे सामने घटती है तो हम उसे देख करके सीख लेते हैं कि हमें क्या चलना है, करना है आगे। मान लो कि रोड में कहीं एक्सीडेंट होता है, बड़ा एक्सीडेंट होता है, और आपने वहाँ से देखा, दूर से देखा, तो आपको पता है कि यहाँ से रास्ता बदलना है या रुकना है थोड़ी देर, जो भी करना है देख के सीख लेते हैं। इसी को तो प्रोसेस कहते हैं लर्निंग का। हमारे आपके पास ये लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन सिस्टम के पास नहीं होती है। सिस्टम को जितना प्रोग्राम कर दिया जाएगा
उतना ही करेगा। देख करके सीख लेना, सुन करके चीज़ों को सीख लेना, समझ लेना, ये पावर उसके पास नहीं होती। तो मशीन लर्निंग में हम बेसिकली सिस्टम को लर्न करना सिखाते हैं, दैट एक सिस्टम कैसे सीख सकता है चीज़ों को। तो हम उसको कुछ स्पेशल तरीके से कोड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ताकि वो भी देख करके सीखने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। क्योंकि हर चीज़ का प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता है। हमें सिस्टम को एडवांस बनाना है, स्मार्ट बनाना है, तो उसकी थिंकिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, उसे लर्निंग कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी ताकि वो देख के सीखे। अब सोचो कि आप शॉपिंग करते हैं, मान लो अमेज़न में, तो कोई एक दो प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको आप देखते होंगे कि थोड़ी देर बाद उसमें उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ढेर सारे सजेशंस आपको मिलने लगते हैं। तो अब सोचो कि इतने सारे कस्टमर हैं, इतनी बड़ी साइट है हमारे अमेज़न की, क्या हर एक यूज़र के रिक्वायरमेंट को, नीड और कंसर्न को कोई पर्सन वहाँ बैठ के सोचता समझता है? नहीं। इतने सारे लोगों का क्या सर्च किया है लोगों ने, क्या शॉपिंग में बुक किया है, उसकी ऑर्डर्स क्या है, उसके बेसिस पे वो पता कर लेता है। इतने सारे लोगों का डेटा प्रोसेस कर लेता है और सजेशंस देने लगता है। आप ही के पास उसका सजेशन आता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है कि हमारा सिस्टम जो है वो लर्न कर लेता है, सीख लेता है, समझ लेता है। आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो आपको सजेशंस मिलने लगते हैं। तो कैसे पता चलता है? यूट्यूब मशीन लर्निंग को फॉलो करता है और उसमें मशीन लर्निंग का कोड है, मॉडल है, प्रोग्राम है, जो यूज़र के नीड और कंसर्न को समझता है और उसी हिसाब से सजेशंस देने लगता है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली कई अलग अलग लेवल पे होती है, जिसमें से सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग 3 तरीके की यूज़ होती है। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि हम सिस्टम को सारी चीज़ें बताते हैं, हम सिस्टम को डेटा देते हैं, ट्रेन करते हैं, आउटपुट बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, डेटा का टाइप बताते हैं, उसका पैटर्न बताते हैं, फिर उससे आउटपुट पूछते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग 2 तरीके से डिफाइन होती है, उसमें क्लासिफिकेशन होता है, एक रिग्रेशन होता है। ये बेसिकली सब कुछ डिफाइन होता है डेटा के टाइप पे। अगर आपका लीनियर टाइप का है तो रिग्रेशन चलेगा, और अगर आपका नॉन लीनियर है, कैटेगोरिकल डेटा है, तो क्लासिफिकेशन चलेगा। तो ये टाइप्स ऑफ डेटा मैंने बताया ना, ये सब डिटेल डिस्क्रिप्शन कोर्स के अंदर ही पॉसिबल है। यहाँ पे हम बस ये समझ रहे हैं कि डेटा के 2 अलग अलग टाइप होते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन है। और क्लासिफिकेशन में अलग अलग ये एल्गोरिदम है, और भी बहुत सारी यहाँ पे मेन लिखी हुई हैं, और रिग्रेशन में बहुत सारी एल्गोरिदम है। ये अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम होती हैं रिग्रेशन के अंडर में, क्लासिफिकेशन के अंडर में। और यही सुपरवाइज लर्निंग कहलाती है, जहाँ पे हम अपने सिस्टम को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि डेटा ये रहा, डेटा का टाइप ये रहा, डेटा का पैटर्न ये रहा, आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना, सब कुछ हम बता रहे होते हैं। और हमारा मॉडल इस तरह से सीख लेता है और हमें आउटपुट देने लगता है। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में हम सिस्टम को सुपरवाइज नहीं करते, हम सिस्टम को सिर्फ डेटा देते हैं। डेटा की कैटेगरी, डेटा का टाइप, डेटा के पैटर्न, सब कुछ सिस्टम को फाइंड आउट करना होता है, हमारे मॉडल को या सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट करना होता है। इसीलिए हम उसको अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, क्योंकि उसमें हम सिर्फ डेटा उठा के देते हैं। इसमें हम डेटा उठाते हैं, डेटा के साथ साथ उसका टाइप भी बताते हैं, बहुत कुछ डेटा के बारे में हम बताते हैं क्योंकि हमें पता होता है। लेकिन यहाँ पे डेटा इतना ज़्यादा होता है और हमें खुद नहीं पता होता है, तो वो खुद फाइंड आउट करता है कैटेगरी को, डेटा की कैटेगरी को, टाइप को, उसके बिहेवियर को, नेचर को खुद स्टडी करता है। तो ये होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे क्लस्टरिंग टाइप का एक मेथड होता है, उसके अंडर में बहुत सारी एल्गोरिदम आती हैं, उनका यूज़ करके हम अनसुपरवाइज लर्निंग करते हैं। देन आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें डिसीजन मेकिंग है। तो देखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? आप सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों में ही एक मॉडल, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो एक बार ट्रेन हो जाता है तो हमेशा उसी बेसिस पे काम करता है। लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है कि आपका मॉडल एक बार ट्रेन तो हो जाता है, लेकिन कल को वो अपने यूजर से फीडबैक भी लेता है, और अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो वो दोबारा अपने आप को खुद से इंप्रूव कर लेता है। देखो, ये बड़ी स्पेशल कैपेबिलिटी है। जैसे हम अब सीख लेते हैं ना, हमने एक टेस्ट दिया, उसमें रिजल्ट खराब आया, हमने देखा अच्छा हमें और मेहनत करनी, हमने और मेहनत करी, सीख लिया और दोबारा टेस्ट दिया और अच्छे मार्क्स आए। तो सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग हमेशा एक ही पैटर्न पे काम करेंगे, एक बार सिखाना मुश्किल होगा, उसके बाद काम करेंगे एक ही पैटर्न पे। लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग खुद को इम्प्रूव भी कर सकता है, हर बार नया सीख लेगा, वो फीडबैक लेगा, अगर फीडबैक खराब आ रहा है तो वो नया कुछ ट्राई करेगा समझने की, फिर से कोशिश करेगा, फिर से एनालिसिस करेगा और फिर से डिसीजन लेगा, फिर सीखेगा और इस तरह से खुद को इम्प्रूव करेगा, बेटर करता जाएगा धीरे धीरे। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है जो हम आपके अंदर होती है। तो इसके लिए हम QR, TD जैसे अलग अलग लर्निंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, अलग अलग ये लैंग्वेजेस हैं, इनका यूज़ करके हम
करते हैं। तो देखिए डेटा साइंस बेसिकली क्या है, डेटा साइंस जो है वो एक फील्ड है जिसके अंडर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह की क्वालिटी है, एक टैलेंट है, एक इंटेलिजेंस है जो हम सिस्टम के अंदर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके लिए हम मशीन लर्निंग प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मशीन लर्निंग बेसिकली उसके अंडर में आता है। मशीन लर्निंग अंडर में हम लोग एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं दैट इज यूज टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ मशीन। एक मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए हम मशीन लर्निंग करते हैं। ये डेटा साइंस के अंडर में आता है सब कुछ। और मशीन लर्निंग जब और लेवल पे आती है, डीप लेवल पे चली जाती है, तो हम उसको डीप लर्निंग कहते हैं, जहाँ पे हम एनएलपी वगैरह प्रोसेस करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो डीप लर्निंग का पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के बहुत सारे टूल्स आपने देखे होंगे, यूज़ किए होंगे। आजकल तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा टूल है, अच्छा टूल है, स्मार्ट टूल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, मशीन लर्निंग के थ्रू उसे बनाया गया है। और अभी आपने जितनी भी इमेजेस देखी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये इमेज देखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल से बनाई गई है। या फिर ये वाली इमेज आपने भी देखी स्टार्टिंग में, अगर आपने ध्यान दिया तो ये वाली इमेज भी एआई से बनी, एआई टूल से बनाया गया। ऑनलाइन बहुत सारे एआई टूल हैं जो इमेज क्रिएट करके आपको देते हैं, तो आप अपना चॉइस बताओगे, उसके हिसाब से आपको इमेज क्रिएट करके दे देंगे। तो अब हम समझते हैं ज़रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जैसे कि हमने समझा, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। विजुअल परसेप्शन एंड लर्निंग, चीज़ों को देख करके सीखना। स्पीच रिकॉग्निशन, वो स्पीच सुनता है, जैसे हम आप लोगों की आवाज़ सुन के पहचान लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। किसी ने कुछ कहा और उसके बेस पे हम समझ के डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हमारे अंदर होती है। नेचुरल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करना, लोगों की बातें सुनना, उनके वर्ड्स पकड़ना, उनको समझना, उनमें जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है उनको हम समझ लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, तर्क, सही गलत का तर्क करना, सोचना, ये सब इंटेलिजेंस की क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। और हमारे सबके अंदर होता है ये इंटेलिजेंस, कि हम ये सब देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, इसलिए हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस होता है, जिसे हम नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं। और अगर यही लर्निंग कैपेबिलिटी, यही इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया जाए थ्रू मशीन लर्निंग, तो हम इसको कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई is the ability of a computer or bot controlled by a computer to do tasks that are usually done by human because they require human intelligence। तो इंसान की तरह सोचने समझने वाला सॉफ्टवेयर या कोड हमें चाहिए, मॉडल जिसे हम कह रहे हैं, उसे हम किसी मशीन के अंदर रख देंगे तो हमारी मशीन इंटेलिजेंट कहलाएगी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सर्च इंजन गूगल है, वो एक तरह से एआई को यूज़ करता है। आप देखो, कोई वर्ड टाइप करते हो तो वो सजेशंस आपको देता है, अगला वर्ड अपने आप गूगल में दिखाई देने लगते हैं, बहुत सारे सजेशंस आ जाते हैं। तो जो उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली वर्ड सर्च किए जाते हैं ज़्यादा, उन्हीं को सर्च करके देता है। आप जैसे डेटा टाइप करोगे तो साइंस अपने आप उसके आगे लिख के आ जाता है ना, सर्चिंग में बहुत सारे सजेशन और भी आएंगे। तो गूगल को पता है कि डेटा के साथ साइंस ज़्यादा सर्च किया जाता है, एसोसिएटेड है, तो ये प्रोसेस करता है, एनएलपी को फॉलो करता है, वो टेक्स्ट को रीड करके और उसे प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो गूगल है वो एआई को यूज़ करता है। गूगल असिस्टेंस जो आपकी बोली हुई आवाज़ को रीड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, स्पीच रिकॉग्निशन है उसके अंदर, और वो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट सर्च करके देता है। एक तरह का एआई ही है, हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है एआई किसी न किसी तरीके से। जैसे कि कंटेंट रिकमेंडेशन, आप नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखते हैं तो आपको रिकमेंडेशन मिल जाता है। आप एक्शन मूवीज़ ज़्यादा देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक्शन मूवी के रिकमेंडेशन ज़्यादा मिलने लगेंगे। और सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, कार के बारे में आपने सुना होगा, टेस्ला की कार, या गूगल ने भी कार बनाने की कोशिश की है जो सेल्फ ड्राइविंग है, उसमें ड्राइवर नहीं होगा। तो ये सब एआई बेस्ड टूल है। आप गेम खेलते हैं, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दिया जाता है गूगल में, या फिर बहुत सारे टूल हैं। या फिर मोबाइल में आप फेशियल रिकॉग्निशन देखते हैं, या फिर मोबाइल का कैमरा आप देखते हैं। कंप्यूटर गेम्स, जैसे कि आप चेस खेलते हैं, तो उसमें जब आप मूव चलते हैं तो कंप्यूटर वो है मूव तुरंत सोच के चल रहा होता है, जैसे हम आप सोचते हैं। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका। स्पैम फिल्टरिंग, आपका जो जीमेल है उसे पता होता है कि कौन सा स्पैम है और कौन सा नॉर्मल ईमेल है, तो वो कुछ जो ईमेल्स हैं उनको स्पैम फोल्डर में भेज देता है और कुछ को इनबॉक्स में। तो ये सब एआई टूल्स हैं छोटे छोटे जो हम सब यूज़ कर रहे हैं। एआई इज पॉसिबल बाय डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, दैट इज एक्चुअली द डेटा साइंस। तो कैसे पॉसिबल हो पाता है ये? डेटा कलेक्ट करते हैं हम, डेटा को क्लीन करते हैं, फिर डेटा को एनालिसिस करते हैं,
फिर आउटकम निकालते हैं। और ये सब डेटा साइंस का ही पार्ट है। डेटा माइनिंग, डेटा क्लीनिंग, ये सब डेटा साइंस के अंडर में ही आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया है, हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम कंपनी में आ रही है। तो हम कहेंगे ठीक है, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन समझना है तो हमें अपना कंपनी का डेटा दीजिए। तो हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को प्रिपेयर करेंगे। डेटा के प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हमने बताया कि डेटा की क्लीनिंग करना, डेटा को फाइंड आउट करना, डेटा की माइनिंग करना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, हम कुछ ग्राफ्स भी बनाएंगे, चार्ट्स भी बनाएंगे डेटा के विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअल में कहाँ क्या हो रहा है। फिर जब हमारा डेटा प्रॉपर प्रिपेयर हो जाता है, तब हम एक मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ तक हम मशीन लर्निंग यूज़ नहीं करते हैं। मशीन लर्निंग डेटा कलेक्शन और इसमें प्रिपरेशन में, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम पाइथन के नमपाई और पांडास नाम के दो वो होते हैं लाइब्रेरी, उनका यूज़ करते हैं। बट जब हम मॉडल बनाते हैं कि हम प्रिडिक्शन करने वाले के फ्यूचर में क्या होगा, वहाँ पे हमें मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, तब हम एमएल यूज़ करते हैं। और बिल्डिंग के बाद, मॉडल बिल्डिंग के बाद क्या होगा, उसका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल होता है आपके उसका डेटा साइंस प्रोजेक्ट का। अब देखिए कि डेटा साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीखना समझना है। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि पाइथन। पाइथन का कोर हो सकता है जावा आप पढ़ें, बट पाइथन ज़्यादा पॉपुलर है। उसके पीछे रीज़न है, वो मैं भी अब डिस्कस करता हूँ। बट पाइथन, उसके बाद पाइथन की लाइब्रेरी नमपाई, पैंडास, साइकिट लर्न, ये उसकी लाइब्रेरी हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए, मैथमेटिक्स थोड़ी सी, ताकि आप, क्योंकि सारा एनालिसिस स्टैट्स पे बेस्ड होता है, तो थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए। जितनी बेहतर होगी उतना आप मशीन लर्निंग अच्छी कर पाएंगे। डेटा विजुअलाइजेशन करना है, उसके लिए सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब है, जिसमें हम चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। फिर मशीन लर्निंग पे चले जाते हैं, जिसमें सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर फाइनली एक प्रोजेक्ट हम करते हैं जिससे हम सारी चीज़ें कवर कर पाते हैं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और समझते हैं कि पाइथन क्यों। तो ये देखिए, इसमें से हर एक पॉइंट अपने आप में डिटेल डिस्क्रिप्शन रखता है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ बात नहीं कर पाएंगे, बट ये समझिए कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्ट्रॉन्ग है, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, मल्टी पैराडाइम है, जनरल पर्पज़ है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और इंटरप्रेटेड है। तो ये जो जनरल पर्पज़ है, ये तो जावा भी है। और जनरल पर्पज़ का क्या मतलब होता है, या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है, ये सब हम कोर्स ड्यूरेशन में ही डिस्कस करेंगे। बट अभी ये समझिए कि कुछ पॉइंट्स हैं कि लैंग्वेज सिंपल है, स्ट्रॉन्ग है, एआई में ओपन सोर्स है, मल्टी पैराडाइम है और जनरल पर्पस। ये कुछ फीचर्स हैं जो, अब जैसे ऊपर के 4 फीचर है ना, ये पाइथन के स्पेशल फीचर्स हैं, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होते हैं, सिर्फ ये पाइथन में ही है। तो हम इनको इसलिए पाइथन को सब जगह पे यूज़ करते हैं, खासकर डेटा साइंस में, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है। मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स के सजेशंस भी आपको दे दिए हैं, अलग अलग मशीन लर्निंग से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। अगर आप चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हो, इन फ्यूचर आपके काम आएगा ये। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, यू कैन कमेंट और directly you can contact in Brailica services for further extra informations. Thanks for watching.